everyone. I am Komal Garg, Assistant Professor in Commerce, Government College for Girls, पलवल कुरुक्षेत्र। ओके, तो ऑडिटिंग की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड द प्रोविजंस गवर्निंग अपॉइंटमेंट, पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगी ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर की तरफ। ऑडिटर की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी बनती है कि वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करेगा। अब इस वीडियो में हमें जानना है कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। इस वीडियो में आपके टॉपिक्स फॉर डिस्कशन रहेंगे जो कंटेंट हमने कवर करना है। फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सेकंड, importance of audit report. Third, elements of audit report. Thereafter, contents and subject matter of audit report. And lastly हम cover करेंगे kinds of audit report. अब ये audit report होती क्या है? अगर जर्नल लाइफ का हम एग्जाम्पल लेकर चलें, स्कूल्स में एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों को एनुअल रिपोर्ट मिलती है। उस एनुअल रिपोर्ट में स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट की परसेंटेज, ग्रेड्स मेंशन होती है। उसके बेसिस पे हम इवेल्यूएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि किस एरिया में स्टूडेंट एक्सेल कर रहा है, किस एरिया में उसकी कमियां रह गई हैं, कैसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है। इसी तरह से कंपनी के केस में ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है ऑडिटर द्वारा। बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेशन है, ऑडिटर द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, एंटिटी की परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट किया जाता है कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने बनाई हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं, क्या एडुकेट इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम कंपनी ने डिवाइस किया है, कंपनी उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रही है, टाइम टू टाइम कंपनी उसको इफेक्टिवली मॉनिटर कर रही है या नहीं, क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एरर्स एंड फ्रॉड से फ्री है, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किस डायरेक्शन में कंपनी मूव कर रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ऑडिट रिपोर्ट से मिलती है। मींस ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से ऑडिटर अपनी फाइंडिंग्स को, अपने कंक्लूजन्स को वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज तक वो पहुंचाता है। नाउ द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है कंपनी के अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए। कंपनी के अकाउंट्स को वेरीफाई करने के बाद ऑडिटर को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होती है। जो भी काम उसने किया है ऑडिटर को उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होती है और उस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। उस पर ऑडिटर के साइन होना ज़रूरी है। ऑडिटर को ऑडिट का वर्क कंप्लीट करने के बाद एक रिपोर्ट इशू करनी होती है जिसको ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। किससे रिलेटेड होती है वो? कंपनी के अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, बैलेंस शीट से एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर after the examination of books of accounts and other related documents of a company is known as audit report. ऑडिटर नेसेसरी वेरिफिकेशन करने के बाद, नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद जो रिपोर्ट इशू करता है उसे ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। अगर मैं ब्रीफ में कहूँ तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ द वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय द ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट समरी है जो वेरिफिकेशन ऑडिटर ने कंडक्ट किया है, उसकी समरी को ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। ऑडिट रिपोर्ट इज अ मीडियम with which an auditor expresses his opinion on the financial state of affairs of the business of the company. ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से ऑडिटर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है, अपनी फाइंडिंग्स को डिस्क्लोज करता है, अपने कंक्लूजन्स को डिस्क्लोज करता है। जो भी नेसेसरी वेरिफिकेशन करने के बाद वो जिस कंक्लूजन पर पहुंचा है, जो ओपिनियन उसने फ्रेम किया है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। सो ऑडिट रिपोर्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट हर ऑडिट करने के बाद उसका एंड प्रोडक्ट है, एंड रिजल्ट है, उसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। इसकी हेल्प से वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पे वो कई तरह के डिसीजंस ले सकते हैं।
Now moving to the definition of audit report, according to Joseph Lancaster, report is a statement of collected and considered facts so drawn up as to give clear and concise information to persons who are not already in possession of the full facts of the subject matter of report. ऑडिट रिपोर्ट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो ड्रॉ की गई है, जिसमें फैक्ट्स को कलेक्ट किया गया है, वेरियस फैक्ट्स को कंसिडर किया गया है, ताकि वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, वेरियस इंटरेस्टेड पर्सनस को क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन दी जा सके। ऑलरेडी उनके पास वो सारे फैक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, रिपोर्ट की हेल्प से हम उन तक वो सारे फैक्ट्स पहुंचा रहे हैं जो भी आपके ऑडिट रिपोर्ट का सब्जेक्ट मैटर है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारी इंटरेस्ट लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस ऑडिट रिपोर्ट रखती है। फर्स्ट, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स बीइंग अ रेशनल पर्सन, या इट इज़ ह्यूमन नेचर कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तब हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, मैक्सिमम सेफ्टी मिले और रिस्क हमारा कम से कम हो। सो ऑडिट रिपोर्ट की हेल्प से इन्वेस्टर डिसीज़न ले सकता है कि क्या इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं। शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट रिपोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है? ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन दे रही है अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंट, अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट, अबाउट द एडहेरेंस टू द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वी ऑल नो दैट कि शेयर होल्डर्स आर वेरी लार्ज इन नंबर। शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं और वाइड जियोग्राफिकल एरिया में वो लोकेटेड हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि शेयर होल्डर्स कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकें। इसीलिए शेयर होल्डर्स में से ही वो कुछ पर्सन्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे अपॉइंट करते हैं, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। अब कंपनी की मैनेजमेंट संभालने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, जबकि शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स हैं। सो ऑडिट रिपोर्ट की हेल्प से उनको पता चलता है कि जो काम डायरेक्टर्स ने किया है, कितने अच्छे से उन्होंने काम किया है, उनका पैसा कितने सेफ हैंड्स में है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट से प्राप्त होती है। डायरेक्टर्स के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी की सारी कंपनी की एक्टिविटीज़ को खुद से वो देख सकें। डायरेक्टर्स का मेन काम है पॉलिसीज़ बनाना, जिसके बेसिस पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उनका मेन काम पॉलिसी बनाना है, फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कंपनी के वर्कर्स करते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ करते हैं। डायरेक्टर्स भी जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने किस एक्सटेंट तक काम किया है, किस एक्सटेंट तक उन्होंने पॉलिसीज़ को फॉलो किया गया है, उनका लेवल ऑफ ऑनेस्टी क्या है, लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट से प्राप्त की जा सकती है। क्रेडिटर्स मीन्स वो पर्सन जो कंपनी को मनी लेंड कर रहे हैं। क्रेडिटर्स भी ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी क्या इस कैपेसिटी में है, क्या कंपनी कैपेबल है कि वो क्रेडिटर्स के फंड्स को रिटर्न कर पाएगी या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जज की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंस रखती है। गवर्नमेंट भी कंपनीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इनके बेसिस पर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर क्या पर्टिकुलर कंपनी को लोन देना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है या नहीं। इसी तरह से टैक्स के असेसमेंट में भी गवर्नमेंट के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। नाउ कमिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉलो किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। स्पेसिफाइड फॉर्मेट का होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि यूनिफॉर्मिटी ला सकें। अगर एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई है, तो इंटरेस्टेड पार्टीज, स्टेक होल्डर्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स की रिपोर्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं या डिफरेंट फर्म्स की रिपोर्ट को भी कंपेयर किया जा सकता है। अब हमें देखना है क्या क्या एलिमेंट्स हैं ऑडिट रिपोर्ट के। फर्स्ट वन इज़ टाइटल। ऑडिट रिपोर्ट का टाइटल होगा दैट इट इज़ द रिपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी। नाउ एड्रेसी, सेकंड वन इज एड्रेसी। एड्रेसी मीन्स जिसको ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, जिसको ऑडिटर को अपना ओपिनियन कम्युनिकेट करना है।
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ऑडिटर कम्युनिकेट करता है अपनी बात शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं और ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट एड्रेस करनी होती है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कंपनी का नाम, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया गया है उस कंपनी का नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये मेंशन किया जाएगा कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं। नेक्स्ट, कमिंग टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर का काम है ये डिटेक्ट करना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स है या नहीं। ऑडिटर का काम है अपना ओपिनियन देना, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का काम ऑडिटर का नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो इस पैराग्राफ में स्पेसिफाइडली लिखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल करना मैनेजमेंट का काम है। ये सारी बातें स्पेसिफिकली इस पैराग्राफ में लिखी होंगी। नेक्स्ट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ होगा। इसके बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये मेंशन होगा कि ऑडिटर का काम है ऑडिट रिपोर्ट इशू करना, ऑडिटर का काम है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना, ऑडिटर का काम है ये डिटेक्ट करना, अपना ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स और नॉट। नेक्स्ट पैराग्राफ होगा आपका ऑडिटर्स ओपिनियन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ होता है ये ऑडिट रिपोर्ट का, क्योंकि इसी के बेसिस पर वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज डिसीजन लेती हैं। ऑडिटर्स ओपिनियन मीन्स ऑडिटर ने जब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई किया, इंस्पेक्ट किया, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, उसके बेसिस पर ऑडिटर जिस कंक्लूजन पर पहुंचा है, जिस फाइंडिंग पर पहुंचा है, ऑडिटर अपनी फाइंडिंग्स को इस पैराग्राफ में मेंशन करेगा। नेक्स्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। जब सारा का सारा ऑडिट का काम कंप्लीट हो गया, जिस डेट को ऑडिटर कंक्लूजन दे रहा है, सबसे लास्ट में वो डेट मेंशन होगी एंड ऑडिट रिपोर्ट का प्लेस भी वहाँ पर मेंशन होगा। नेक्स्ट, ऑडिटर सिग्नेचर। ऑडिट रिपोर्ट पर ऑडिटर के सिग्नेचर होना ज़रूरी है, तभी ऑडिटर लायबल होगा कि जो भी उसने लिखा है वो उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑडिट रिपोर्ट पर ऑडिटर के सिग्नेचर होना ज़रूरी है, ये भी एक नेसेसरी एलिमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में क्या क्या बातें मेंशन करनी होंगी, क्या क्या कंटेंट ऑडिटर कवर करेगा। फर्स्ट, ऑडिटर को बताना है कि क्या उसके ओपिनियन में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। ऑडिटर को ये बात अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी होगी। अर्लियर वर्ड यूज़ किया जाता था ट्रू एंड करेक्ट। करेक्ट हम लेते थे सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बाद में करेक्ट वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया ट्रू एंड फेयर से। ऑडिटर को मेंशन करना होगा रिपोर्ट में कि क्या जो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को रिक्वायर्ड थी ऑडिट का काम करने के लिए, क्या ऑडिटर को वो इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव हुई है या नहीं। थर्ड, इन केस अगर कंपनी की ब्रांचेस हैं तो क्या ब्रांच अकाउंट्स की डिटेल्स एंड जो ब्रांच के अकाउंट्स किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं, क्या उनकी रिपोर्ट ऑडिटर को रिसीव हुई है या नहीं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस मीन्स दोनों का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमें दिख रहा है उनकी एंट्री ही नहीं की गई, दोनों का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ऑडिटर को ये मेंशन करना होगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं। क्या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ है, जो भी लॉ डिमांड कर रहा है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी ने बनानी है एज पर लॉ, एज पर लीगल प्रोविजंस, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई हैं या नहीं। क्या कंपनी ने एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं। इसके अलावा कंपनी के ऑडिटर को बताना होगा
क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, मीन्स जो कंपनी में डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, क्या कोई डायरेक्टर ऐसा है जिसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी नहीं है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मैटर है जिसका कंपनी की फंक्शनिंग पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में ऑडिटर को अपने कमेंट्स देने होंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करनी होगी। अगर ऑडिटर को किसी एबनॉर्मल प्रॉफिट की या एबनॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन मिलती है ऑडिट रिपोर्ट को इशू करने से पहले, तो वो भी ऑडिटर इसकी इंफॉर्मेशन भी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में देनी होगी। इसके साथ साथ अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देती है, कंपनी को इंस्ट्रक्ट करती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, तो उस केस में ऑडिटर को वो पर्टिकुलर मैटर, वो पर्टिकुलर पॉइंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट किया गया है, उस पर भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। नाउ एक वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया था ट्रू एंड फेयर, कि ऑडिटर ये अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। अब ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिटर कैसे जज करेगा? ऑडिटर को वेरियस फैक्ट्स को कंसिडर करना होगा, वेरियस कुछ इश्यूज हैं जिनको कंसिडर करना होगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या कंपनी के अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। फर्स्ट, सबसे पहले ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या एडुकेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई हैं या नहीं। फिर अगर कोई एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम आपकी क्या होती है? मीन्स इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आप क्वार्टरली लेते हैं, 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले 2 महीने में मीन्स वो इनकम आप अर्न तो कर चुके हैं बट वो इनकम अभी आपको रिसीव नहीं हुई। अगर कोई एक्रूड इनकम है, क्या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया है या नहीं? क्या जो एक्सपेंसेस कंपनी द्वारा इनकर किए गए हैं, क्या वो एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएट हैं, या जिस पर्सन ने वो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं क्या वो पर्सन उस एक्सपेंसेस को करने के लिए अथोराइज्ड है या नहीं? कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया है या नहीं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ के लिए अप्रोप्रिएट प्रोविजंस बनाए गए हैं क्या नहीं? एसेट्स का वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं? कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, क्या वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं? ये सारे इश्यूज ऑडिटर कंसिडर करेगा, उसके बाद ही ऑडिटर जज कर पाएगा, ओपिनियन तक पहुंचेगा, कंक्लूजन ड्रा करेगा कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पहले क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑडिट रिपोर्ट इज ऑफ 3 टाइप्स: पार्शियल रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट। वन बाय वन हमें ये डिस्कस करना होगा। फर्स्ट वन इज़ योर पार्शियल रिपोर्ट। अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है सिर्फ कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए, रेदर देन टू वेरीफाई द ऑल द अकाउंट्स, उस केस में ऑडिटर जो रिपोर्ट इशू करता है उसे पार्शियल रिपोर्ट कहा जाता है। जब ऑडिटर पार्शियल रिपोर्ट लिखेगा तो ऑडिटर के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो पर्सन इस रिपोर्ट को पढ़ रहा है वो इस रिपोर्ट को फुल रिपोर्ट ना ट्रीट करे। मीन्स ऑडिटर को स्पेसिफिकली ये मेंशन करना होगा अपनी रिपोर्ट में कि उसे पार्शियल वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंट किया गया है, ना कि फुल वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंट किया गया है। अगर ऑडिटर ऐसा अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं करता एंड इन केस उसकी वजह से किसी ने कोई डिसीजन लिया जिससे कंपनी को लॉस हुआ या किसी थर्ड पार्टी को लॉस हुआ, तो उस केस में ऑडिटर लायबल होगा नेग्लिजियंस के लिए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा नेग्लिजियंस के लिए। मीन्स जब ऑडिटर को सिर्फ कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, उस केस में ऑडिटर जो रिपोर्ट इशू करता है उसे हम पार्शियल रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटरिम रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट मीन्स जब इन द मिडल ऑफ द ईयर अगर रिपोर्ट इशू की जाती है, ऑडिटर इन द मिडल ऑफ द ईयर रिपोर्ट इशू करता है ऑन सर्टेन स्पेशल इश्यूज, तो उस रिपोर्ट को इंटरिम रिपोर्ट कहा जाता है। नॉर्मली इस तरह की रिपोर्ट तब इशू की जाती है, तब ऑडिटर द्वारा इशू की जाती है जब कंपनी को या तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑडिटर की रिपोर्ट मांगी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है, और उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड करती है ऑडिटर रिपोर्ट एट द
मिडल ऑफ द ईयर तो उस केस में जो रिपोर्ट इशू की जाती है उसे इंटरिम रिपोर्ट कहा जाता है। थर्ड वन इज फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट मीन्स जब ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट फॉर द एंटायर बिजनेस ईयर, पूरे बिजनेस ईयर के कंप्लीशन के बाद ऑडिटर जब रिपोर्ट इशू करता है तब उसे फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया ऑडिट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरी डिस्कस की। फर्स्ट पार्शियल रिपोर्ट, सेकंड इंटरिम रिपोर्ट एंड थर्ड वन इज फाइनल रिपोर्ट। अब आता है आपका ऑडिट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर, कि ऑडिटर जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है उसके बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट कितनी तरह की होती है। फर्स्ट क्लीन एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, सेकंड मॉडिफाइड रिपोर्ट। इसके बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट 2 तरह की होती है, फर्स्ट क्लीन एंड अनक्वालिफाइड एंड सेकंड वन इज योर मॉडिफाइड रिपोर्ट। फिर फर्दर मॉडिफाइड रिपोर्ट का सब क्लासिफिकेशन है अफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन, नो अफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन, कि ऐसी रिपोर्ट जिसका ऑडिटर के ओपिनियन पर अफेक्ट पड़ता है, ऐसा केस जिसमें ऑडिटर के ओपिनियन पर अफेक्ट नहीं पड़ता। फिर फर्दर हमने क्लासीफाई किया अफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिट रिपोर्ट इज ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट, सेकेंड एडवर्स रिपोर्ट एंड थर्ड वन इज योर डिस्क्लेमर। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्लीन एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अगर ऑडिटर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एप्रोप्रिएटली मेंटेन किए गए हैं, कोई भी मिस्टेक्स नहीं हैं, इनएजुकेसीज नहीं हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट कर रही हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया गया है, तो उस केस में ऑडिटर रिपोर्ट इशू करेगा क्लीन एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। मींस यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, ऑडिटर इस केस में क्लीन रिपोर्ट इशू करेगा जब ऑडिटर पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स, there are no irregularities, there are no discrepancies, all the accounting standards have been followed, all the books of accounts have been adequately maintained. Now coming to the modified report. Modified report means, modified report का मतलब क्या है, जो आपकी clean report नहीं है, means कुछ ना कुछ उसमें modification की गई है, उसे हम कहते हैं modified report। अब मॉडिफाइड रिपोर्ट भी हमारी 2 तरह की हो सकती है, एक तो ऐसी रिपोर्ट जहां पर ऑडिटर के ओपिनियन पर अफेक्ट पड़ता है, दूसरी नो अफेक्ट ऑन ऑडिटर ओपिनियन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नो इफेक्ट ऑन ऑडिटर ओपिनियन। मीन्स यहाँ पर ऑडिटर के ओपिनियन पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा। इम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द ओपिनियन पैराग्राफ। कई बार ऑडिटर चाहता है अपनी रिपोर्ट में वो कुछ ऐसे मैटर को मेंशन करना चाहता है जिसकी तरफ वो यूज़र की अटेंशन को ड्रॉ करना चाहता है, वो चाहता है कि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस पर्टिकुलर मैटर पर, तब वो अपने ओपिनियन पैराग्राफ के बाद एक और पैराग्राफ ऐड करता है जिसको हम कहते हैं एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। मीन्स कोई ऐसा मैटर है जिसको वो एम्फेसाइज करना चाहता है ऑडिटर, जिसकी वो इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता है, जो ऑडिटर को लगता है कि शेयर होल्डर्स को ये पर्टिकुलर पॉइंट का पता होना चाहिए, जबकि उस पर्टिकुलर पॉइंट का ऑडिटर की रिपोर्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज कोई केस पेंडिंग है, कंपनी के अगेंस्ट कोई मैटर पेंडिंग है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर मैटर की कंपनी की फंक्शनिंग पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, ये पॉइंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना चाहता है, उस पर्टिकुलर मैटर को वो एम्फेसाइज करना चाहता है। या कंपनी ने कोई नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई किया है, कंपनी ने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है, इसकी वजह से ऑडिटर के ओपिनियन पर अफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट ऑडिटर ये पर्टिकुलर पॉइंट शेयर होल्डर्स की नॉलेज में लाना चाहता है, तब वो अपने ओपिनियन पैराग्राफ के बाद एक और पैराग्राफ ऐड करेगा, एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। एंड इसको मॉडिफाइड रिपोर्ट हमने इसलिए कहा क्योंकि इससे बेसिक रिपोर्ट का लेआउट चेंज हो गया, एक और एडिशनल पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर दिया गया। नाउ सेकेंड इज अफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। अफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट रिपोर्ट आपकी 3 तरह की है। फर्स्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट,
सेकंड एडवर्स रिपोर्ट एंड थर्ड वन इज योर डिस्क्लेमर। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑडिटर कब इशू करेगा? जब कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मटेरियल का मतलब इम्पॉर्टेंट, एंड मिस स्टेटमेंट मीन्स कुछ फॉल्स रिप्रेजेंट किया गया है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट वो परवेसिव नहीं है। परवेसिव मीन्स वो एज अ होल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अफेक्ट नहीं डाल रही, मीन्स कुछ आइटम ही ऐसे हैं जो मिस रिप्रेजेंटेड किए गए हैं। ओवरऑल सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेड नहीं है, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन किया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स मिस रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना कि एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस केस में ऑडिटर जो रिपोर्ट इशू करेगा उसे हम कहेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल अफेक्ट नहीं हो रही, एज अ होल मिस रिप्रेजेंटेड नहीं है, कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट परवेसिव नहीं है। सेकेंड वन इज कमिंग टू द एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट बहुत ही बैड रिपोर्ट को कहा जाता है, जहाँ पर अंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेड है, जहाँ पर सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया गया है। उस केस में ऑडिटर जो रिपोर्ट इशू करेगा उसे हम कहते हैं एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट का कंपनी की फंक्शनिंग पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। एडवर्स रिपोर्ट से कंपनी की गुडविल बहुत ख़राब होती है। यहाँ पर ऑडिटर मेंशन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रही, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मिस रिप्रेजेंट की गई हैं। थर्ड वन इज डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर मीन्स ऑडिटर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन एज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मे नॉट बी अवेलेबल टू हिम। कई बार क्या होता है, ऑडिटर को नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिलते, अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। इट मे बी पॉसिबल कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कस्टडी में हो, एक्साइज डिपार्टमेंट की कस्टडी में हो, पुलिस डिपार्टमेंट की कस्टडी में हो, या कंपनी के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन पेंडिंग है कोर्ट की कस्टडी में हो, या कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका लॉस हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के ड्यू टू लॉस बाय फायर, या मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो इस सर्कमस्टांसिस में ऑडिटर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो अपना ओपिनियन दे सके, क्योंकि उसके पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। इस केस में ऑडिटर जो रिपोर्ट इशू करेगा उसे हम कहेंगे डिस्क्लेमर रिपोर्ट। यहाँ पर ऑडिटर के पास सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है जिसके बेसिस पर वो अपना ओपिनियन बना सके और कंक्लूजन वो दे सके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस है एडवर्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लेमर में। एडवर्स रिपोर्ट में ऑडिटर के पास सफिशिएंट नॉलेज है, ऑडिटर ने अपना ओपिनियन फ्रेम किया कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, कंपनी के अकाउंट्स मिस रिप्रेजेंटेड हैं। लेकिन डिस्क्लेमर के केस में ऑडिटर किसी भी ओपिनियन तक नहीं पहुंच पाया, किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। नो आइए देखते हैं स्पेसिमेन ऑफ क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट का स्पेसिमेन कैसा है, किस तरह की होती है? क्लीन मीन्स, क्लियर मीन्स जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। सबसे पहले टाइटल, उसके बाद एड्रेस किया गया है, मेंबर्स को यहाँ पर एड्रेस किया गया है। टू मेंबर्स, द मेंबर्स प्रतिभा वुडवुल कंपनी लिमिटेड बहादुरगढ़ झज्जर जेंटलमैन। यहाँ पर फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि प्रतिभा वुड कंपनी लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया गया है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अनेक्स्ट की गई है, अटैच की गई है। उसके बाद ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी कि जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एडिक्वेटली मेंटेन किए गए हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं, कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं है, उनकी बेस्ट नॉलेज में ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रही है, और लास्टली डेट एंड प्लेस मेंशन है रिपोर्ट का, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन होंगे। नेक्स्ट, स्पेसिमेन ऑफ क्लीन रिपोर्ट विद ब्रांचेस। रिपोर्ट क्लीन है मीन्स अनक्वालिफाइड है। कई बार कंपनी की ब्रांचेस होती हैं तो उस केस में बाकी पैटर्न आपका सेम रहेगा,
सिर्फ एक एडिशनल पैराग्राफ और ऐड हो जाता है, एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाता है कि जो भी ब्रांचेस की डिटेल्स हैं वो ऑडिटर को मिल गई हैं या नहीं मिली हैं, और जो भी ब्रांचेस दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं उनकी रिपोर्ट ऑडिटर तक पहुंच गई है या नहीं। थर्ड इज स्पेसिमेन ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट मीन्स जहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं। अब इस केस में ऑडिटर रिपोर्ट कैसी होगी? बेसिक पैटर्न आपका सेम है, एड्रेस करना है टू द मेंबर्स, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स कंपनी ने फॉलो किए हैं सबसे पहले वो ऑडिटर मेंशन करेगा। फोर्थ पॉइंट में देखिए, यहाँ पर ऑडिटर क्वालिफिकेशंस मेंशन करेगा, मीन्स वो पॉइंट मेंशन करेगा जहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज हैं, एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं, जो भी ऑडिटर को लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस रिप्रेजेंट किया गया है, वो पॉइंट ऑडिटर क्वालिफिकेशंस के तौर पर मेंशन करेगा। जैसे यहाँ पर ऑडिटर ने मेंशन किया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज इनएडुकेट, एडुकेट प्रोविजन नहीं बनाया गया। स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पर किया गया जबकि मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन नहीं बनाया गया। एसेट्स का वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं हुआ। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के लिए प्रोविजंस नहीं बनाया गया। तो इस तरह से ऑडिटर क्वालिफिकेशंस मेंशन करेगा, लास्ट में डेट एंड प्लेस एंड ऑडिटर के साइन होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट। आई होप आपको ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।